एक तरफ तो हम कैडराइज होने की बात करते हैं, उसके संगठित होने की बात करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पर कई पार्टियाँ अब हमें नज़र आती हैं। जबकि पहले बहुजन समाज पार्टी एक इकलौती पार्टी नज़र आती थी बहुजन समाज के लिए दलित राजनीति में, लेकिन अब हमें बहुत सारी पार्टियां नज़र आती हैं और अभी हमने देखा है कि कुछ नई नई पार्टियां भी आ रही हैं। तो सवर्णों की हमें बहुत सारी पार्टियां दिखाई देती हैं, लेकिन वो तब भी सत्ता के केंद्र बने रहते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या वजह है कि दलितों की अगर एक से अधिक पार्टी बनती है तो उनका संगठन टूटने लगता है, उनका वोट 60% ब्लॉक मिशनरी बन जाए, राजनीतिक रूप से आधुनिकतावादी हो, पुरातनवादी नहीं आधुनिकतावादी हो, राजनीति में सोचने का उसका नज़रिया सवर्ण समाज की तरह हो। सवर्ण समाज की तरह का कैसे? जैसे जीएसटी देख लो और पेट्रोल डीजल के देख लो, कितने रेट बढ़ रहे हैं, महंगाई कितनी बढ़ रही है। सबसे ज़्यादा मार तो जीएसटी की रही, सब सवर्णों को पड़ी है, लेकिन फिर भी वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी से चिपके पड़े। जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों। आज हैं हमारे साथ में डॉक्टर विनोद कुमार जी, जिन्होंने पीएचडी की है अम्बेडकर विचारधारा और दलित राजनीति में। तो आइए जानते हैं और उनसे चर्चा करते हैं इसी विषय में। तो डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप भारत में दलित राजनीति का क्या भविष्य देखते हैं? NB न्यूज़ 24/7 चैनल के सभी दर्शकों को जय भीम जय भारत। साथियों, अम्बेडकर आइडियोलॉजी एंड दलित पॉलिटिक्स, इस विषय पे मैंने रिसर्च किया है और जैसा कि मेरे से पूछा गया है कि वर्तमान में दलित राजनीति का क्या भविष्य दिखाई दे रहा है, तो अगर एक सिंगल लाइन में इसका जवाब दिया जाए तो आज की परिस्थितियों में दलित राजनीति का भविष्य थोड़ा चिंताजनक है। लेकिन राजनीति होती है, सबको पता है, पता नहीं कब किसका ऊपर चला जाए ये कोई कह नहीं सकता। और इसके काफ़ी उदाहरण मिलते हैं कि जिन लोगों ने सोचा भी नहीं था जो चीफ मिनिस्टर बने हुए। उद्धव ठाकरे के खानदान में किसी ने सोचा नहीं था कि वो चीफ मिनिस्टर बनेंगे। झारखंड में मधु कोड़ा थे, इंडिपेंडेंट डे की MLA थे और वो चीफ मिनिस्टर बने। तो राजनीति तो एक परिस्थितियों का खेल होता है, नंबर का खेल होता है, वो कोई बात नहीं। लेकिन दलित राजनीति का जो बेस है, जो मिशन जिसको काडर बोलते हैं, अगर उसकी आए तो वहाँ उसके ऊपर आए तो वहाँ जो स्थिति है थोड़ी चिंताजनक है। उसके आधार पे हम कह सकते हैं कि दलित राजनीति वर्तमान में वास्तव में ही चिंताग्रस्त है। लेकिन ये चिंता कोई पहली बार नहीं हुई है। अगर हम दलित राजनीति का डिस्कशन करते हैं तो इसकी दो लाइनें मिलती हैं। एक तो होती है आत्मनिर्भर लाइन, एक होती है डिपेंड किसी के साथ। दूसरी जो मेन स्ट्रीम की जो पॉलिटिकल पार्टी है उसमें भी एक दलित पक्ष होता है, भले वो बहुत छोटा सा, बहुत ही कमज़ोर हो। और वो 1936 में जो बाबा साहब ने राजनीति की शुरुआत की, वो एक आत्मनिर्भर राजनीति की शुरुआत की थी 1936 में, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी बना करके। एक वो धारा है। और दूसरी जो बाबा साहब के साथ साथ बाबू जगजीवन राम जी थे, वो दूसरी मेन स्ट्रीम की बड़ी पार्टी थी, उसके साथ अटैच होकर के उन्होंने भी वहाँ भी दलित राजनीति का काम करना शुरू किया। एक वो धारा है। वो दोनों धाराएं आज चल रही हैं, कभी वो धारा मजबूत हो जाती तो कभी वो धारा मजबूत हो जाती है। वर्तमान समय में मुझे ऐसा लग रहा है, पॉलिटिकल सिनारियो को अगर मैं देख रहा हूँ और उसका एनालाइज करता हूँ, तो दोनों ही धाराएं कमज़ोर हो रही हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि दलित राजनीति दोनों ही धाराओं में आज थोड़ी संकट में दिखाई दे रही है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा समय तक ये संकट में रहेगी, क्योंकि पॉलिटिक्स क्या होता है, एक एनर्जी होता है। ये एनर्जी को ज़्यादा समय तक स्टोर नहीं किया जा सकता। एक पीढ़ी में राजनीति हो सकता थोड़ी सी कम हो जाए, एक पीढ़ी हो सकता है पॉलिटिकल रूप से ज़्यादा लिटरेट ना हो, लेकिन अगली पीढ़ी आएगी डेफिनेटली वो उसको उभार देती है, क्योंकि एनर्जी होती है, वो कहीं ना कहीं तो जाएगी। और मेन स्ट्रीम की जो पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं, जैसे मैंने पहले बताया कि वहाँ पे एक दलित राजनीति की एक धारा होती है, छोटी सी होती है, छोटा सा स्पेस होता है, लेकिन वर्तमान में वो भी ख़त्म होता जा रहा है। इसलिए ना तो वहाँ दलित राजनीति की धारा बन पा रही है, और जो आत्मनिर्भर जो दलित राजनीति बननी चाहिए थी वहाँ भी कमज़ोर हो रही। तो एनर्जी रुक गई है कहीं ना कहीं, और वो एनर्जी रुकी हुई है, ज़रूर अपना रंग दिखाएगी, आज नहीं तो कल। डॉक्टर साहब, अभी हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अभी फ़िलहाल वर्तमान में जो दलित राजनीति है उसके सामने मुख्य समस्या क्या है? समस्याएं तो बहुत सारी हैं। अगर समस्याओं का हम वर्गीकरण करके प्रेफरेंस रखें तो मुझे जो सबसे बड़ी समस्या लगती है कि दलित राजनीति का मॉडर्नाइजेशन नहीं हुआ है। और जहाँ भी मॉडर्नाइजेशन नहीं होगा ना, उसी का सत्यानाश होना निश्चित है। मेरे पास बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन मैं 3 बड़े उदाहरण देना चाहूँगा इस विषय पे। जहाँ मॉडर्नाइजेशन हुआ है वहाँ पॉलिटिक्स है उस पक्ष की, उस दल की, वो उभर के आई है। हमने शिवसेना का देखा, जो उसके अध्यक्ष थे सीताराम के जो बाल ठाकरे और उनके जो भतीजे थे राज ठाकरे, वहाँ पे बड़ा क्लैश हुआ। क्लैश में तोड़फोड़ हुई, थोड़ी तोड़फोड़ होने के बाद वो निखर के आई और आज वो सत्ता में है।
दूसरा उदाहरण मैं उत्तर प्रदेश से दूंगा। वहाँ भी अखिलेश यादव है, उसके फादर है मुलायम सिंह यादव जी और शिवपाल। वहाँ पे बड़ी तोड़फोड़ मची। उस तोड़फोड़ का रिजल्ट क्या हुआ है कि वो पूर्ण बहुमत से सत्ता में आई। मैं तीसरा उदाहरण हरियाणा का अभी लेटेस्ट का दे सकता हूँ कि वहाँ भी ओम प्रकाश चौटाला की बहुत पुरानी पार्टी है, बहुत मजबूत पार्टी होती है, उसमें भी तोड़फोड़ हुई। तोड़फोड़ होने के बाद वो पार्टी भी उभर के आई। ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी में देख लो, जो पुराने लीडर थे सब में तोड़फोड़ मचा करके सबको साइड कर दिया। नई तोड़फोड़ के बाद नए जो नेता हैं उन्होंने पार्टी को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। ये प्रोसेस बीएसपी में नहीं हो पाया है। जब तक ये प्रोसेस नहीं होगा बीएसपी पुराने डरे पे ही रहेगी, पुरानी पॉलिसी पुरानी नीतियों के ऊपर ही वो सोचती रहेगी, काम करती रहेगी। ये तोड़फोड़ अगर मच जाती किसी पार्टी में, वो कमज़ोर नहीं होती, वो मजबूत होगी। ये वर्तमान में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड क्लास के या जो माइनॉरिटी की या जो भी बहुजन समाज पार्टी के जो नेता हैं अपने आप को दलित राजनीति या बहुजन राजनीति का उद्धारक मानते हैं, अगवा मानते हैं, उसका नेता मानते हैं, उनको ये पक्ष ये काम करना ही पड़ेगा। हालांकि वर्तमान में जो इस बीएसपी की जो अध्यक्ष हैं बहन जी मायावती जी ने, उन्होंने प्रयास किए हैं, लेकिन वो प्रयास नाकाफी हैं। वो तोड़फोड़ मची नहीं है, तोड़फोड़ मचेगी, नया कुछ आएगा, पार्टी डेफिनेटली ऊपर जाएगी, दलित राजनीति का भविष्य फिर से उज्जवल भविष्य होगा। डॉक्टर साहब, हमने देखा है कि दलित राजनीति सिर्फ दलित वर्ग तक सीमित हो जाती है, जबकि जो अन्य पार्टियां हैं उनकी राजनीति भारत के हर वर्ग तक अपनी पहुंच बनाने में कामयाब हो जाती हैं। तो क्या ये कोई महत्वपूर्ण कारण आपको नज़र नहीं आता भारत की दलित राजनीति में? ये जो आप सवाल उठा रहे हो कि दलित समाज की जो राजनीति है वो एक वर्ग या एक क्लास तक ही वो सीमित रह जाती है। ये राजनीति नहीं रहती, सब कुछ रहता है। अगर कोई बिजनेस कर ले दलित समाज का हो, बिजनेस भी यहीं तक सीमित रहेगा। अगर वो कोई और दूसरा कारोबार कर ले, कोई दुकान कर ले, अगर दुकान में भी उसका जो इसकी जो रीच रहेगी वो कहाँ तक रहेगी, वहीं तक रहेगी ज़्यादातर। और कई साथी ऐसा ही पूछते हैं कि दलित राजनीति इसलिए आगे नहीं बढ़ रही कि सिर्फ दलितों तक काम करते हैं। मैं कहता हूं कि यही सबसे बेस यहीं पे बनेगा। अगर दलित समाज का सिर्फ 60% एक ब्लॉक मिशनरी बन जाए, 40% भले इधर उधर घूमता रहे, सिर्फ और सिर्फ 60% ब्लॉक मिशनरी बन जाए, राजनीतिक रूप से आधुनिकतावादी हो, पुरातनवादी नहीं आधुनिकतावादी हो, राजनीति में सोचने का उसका नज़रिया सवर्ण समाज की तरह हो। सवर्ण समाज की तरह का कैसे? जैसे जीएसटी देख लो और पेट्रोल डीजल के देख लो कितने रेट बढ़ रहे हैं, महंगाई कितनी बढ़ रही है। सबसे ज़्यादा मार तो जीएसटी की रही, सब सवर्णों को पड़ी है, लेकिन फिर भी वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी से चिपके पड़े हैं। तो के पास तो क्या जीएसटी का नुकसान होगा, क्योंकि जीएसटी के लायक उनके पास कहाँ बिजनेस है, बराबर ना। तो उनके साथ देखो कैसा सोचते हैं वो। जब तक दलित समाज के लोगों को सवर्ण समाज के लोगों की तरह राजनीतिक रूप से आधुनिकीकरण नहीं होगा, तब तक उनके अंदर एक बैकवर्डनेस आती रहेगी पॉलिटिकली। भले वो मिशन के तौर पे भले कुछ अच्छी चीज़ें जान लें, भले बुद्धिज़्म के बारे में ज़्यादा जानकारियाँ ले लें, लेकिन वो काम की नहीं रहेंगी, क्योंकि उनका कोई टेस्टिंग नहीं होता। राजनीति में ही उन सब चीज़ों की सक्सेस हुई है या अनसक्सेस हुई है, वहीं पर उनका परिलक्षित होता है, क्योंकि वहाँ पर एग्ज़ाम हो जाता है ना हर 5 साल में। अब बुद्धिज़्म में कितने लोग जुड़े हैं, मिशन में कितने लोग जुड़े, कहाँ टेस्टिंग होती है? राजनीति में कितने आए उसकी टेस्टिंग होती 5 साल में। इसलिए दलित राजनीति के उभार के लिए थोड़ा सा हमको समझना पड़ेगा। और एक बड़ी बात मैं बताना चाहूँगा जो ज़्यादातर मैंने भी नहीं सुनी है, वो मैंने अपने रिसर्च में पढ़ी लिखी है। दलित राजनीति का जो फंडामेंटल बेस है ना, वो कहाँ रहनी चाहिए और कहाँ पे हमारे महापुरुषों ने, अगर हम बाबा साहब की बात करें, काशीराम जी की बात करें, उन्होंने रखा है, वो एक लाइन दी है। ये कुछ दर्शक हैं उनको लाइन अच्छी नहीं लगेगी, मुझे पहले से पता है। अगर जो रिसर्चर हैं, जो गहरी नज़र रखते हैं दलित राजनीति के ऊपर, उनको पता है इस बात का, दलित राजनीति हमेशा सत्ता के नज़दीक रहनी चाहिए। अगर वो सत्ता से जितनी दूर जाएगी उतना ही नुकसान करेगी। हमको इससे मतलब नहीं है कि सत्ता किसकी है, सत्ता किसी की हो। बाबा साहब अंग्रेज़ों के मंत्रिमंडल में भी मंत्री रहे हैं 6 साल लगभग, उसके बाद नेहरू के मंत्रिमंडल में मंत्री रहे हैं, और जब देखा कि काम नहीं बन रहे हैं तो बाकायदा उनको छोड़ भी दिया है। ठीक वैसे ही मान्यवर काशीराम जी ने सिखाया। वो समाजवादी पार्टी के साथ भी उन्होंने सरकारें बनाई हैं, भाजपा के साथ भी मिलकर के 2-3 बार सरकार बनाई, कांग्रेस के साथ मिलकर भी चुनाव लड़ा। यानी कि हमको सेंटर में रहना है, सामने कौन है वो नहीं देखना है। अगर हम किसी एक को कट्टर दुश्मन बना लेंगे तो इससे हमारा ही नुकसान होगा। जैसे आज बनाए बैठे हैं दलित समाज के ज़्यादातर जो समझदार युवक हैं, साथी हैं, एक पॉलिटिकल पार्टी को कट्टर दुश्मन बनाए बैठे हैं। इससे पता है क्या निकलता है? मतलब इससे ये निकलता है कि दूसरी पार्टियां अच्छी हैं। हालांकि वर्तमान में बहन जी को हम देखेंगे वो बराबर बैलेंस रखती है, कांग्रेस भाजपा, भाजपा कांग्रेस है, वो बराबर है। लेकिन हमारे आज के युवा साथी इस बात को समझ नहीं रहे।
पता नहीं क्या है उनके दिमागों में। ये बात बहुत समझने की बात है। हमको बराबर दूरी बना के भी रखनी है और अपने समय के अनुसार साथ भी लेना पड़ेगा। जैसे काशीराम जी का एक और वर्ड मिलता हमको, बार बार उसको यूज़ करते थे, वो उसके साहब के ऊपर आरोप भी लगाते थे कि यू आर ए अपॉर्चुनिस्ट पॉलिटिशियन। साहब इसको स्वीकार करते थे कि वी आर द अपॉर्चुनिस्ट पॉलिटिशियन। ये अपॉर्चुनिस्ट हमको होना ही पड़ेगा, अवसरवादी बनना पड़ेगा। बनना इसलिए पड़ेगा कि ये नैतिकता ईमानदारी ज़्यादा हमारा दूर तक साथ नहीं दे सकती, क्योंकि सामने कोई अच्छे और ईमानदार आदमी थोड़े हैं। सामने कोई अच्छे और ईमानदार आदमी हो तो वहाँ तो डेफिनेटली हमको ईमानदारी और अपनी नैतिकता को बचाए रखना चाहिए। लेकिन सामने पता है कि अच्छे आदमी नहीं हैं, बुरे लोग हैं, तो बुरे लोगों से कैसे लड़ा जाए, वहाँ पे ईमानदारी और नैतिकता काम नहीं आएगी, वहाँ पे जीत ही काम आएगी। जीत कैसे हो ये हर आदमी को सोचना चाहिए। नैतिकता और ईमानदारी ये वो दोस्ती दुश्मनी सब बाद की चीज़ें हैं। डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी बात कही कि अगर भारत में दलित राजनीति को ऊपर लेके आना है तो बहुजन समाज को, दलित समाज को, कम से कम उसके 60% समाज को संगठित होना पड़ेगा, कैडराइज होना पड़ेगा। लेकिन हम देखते हैं कि एक तरफ तो हम कैडराइज होने की बात करते हैं, उसके संगठित होने की बात करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पर कई पार्टियाँ अब हमें नज़र आती हैं। जबकि पहले बहुजन समाज पार्टी इकलौती पार्टी नज़र आती थी बहुजन समाज के लिए दलित राजनीति में, लेकिन अब हमें बहुत सारी पार्टियां नज़र आती हैं और अभी अभी हमने देखा है कि कुछ नई नई पार्टियां भी आ रही हैं। तो सवर्णों की हमें बहुत सारी पार्टियां दिखाई देती हैं, लेकिन वो तब भी सत्ता के केंद्र बने रहते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या वजह है कि दलितों की अगर एक से अधिक पार्टी बनती है तो उनका संगठन टूटने लगता है, उनका वोट बिखरने लगता है और वे अपने उनका जो वोट है, दलित वोट जो है, उसे ध्रुवीकरण की तरफ ना बढ़कर उसके विकेंद्रीकरण तरफ बढ़ने लगते हैं। बहुत ही लेटेस्ट और बहुत ही प्रभावशाली, बहुत ही जानदार सवाल पूछा आपने। ये इसके कई कारण हैं, लेकिन मुझे जो सबसे बड़ा कारण लगता है, इसका सबसे बड़ा कारण है आइडियोलॉजी, विचारधारा। जो साथी विचारधारा से चिपके पड़े हैं, विचारधारा को चिपका के रखते हैं बिल्कुल, मैं उनको बोलता हूँ कि ये किसी काम के नहीं है। और मैं इस संबंध में एक द इंडियन एक्सप्रेस में एक इंटरव्यू छपा था शिवसेना के जो प्रवक्ता हैं, स्पोक्समैन हैं संजय राउत, उससे ये पूछा गया था, आप लोगों ने एनसीपी से, कांग्रेस से मिलकर सरकार बना ली, वहाँ पे आपकी विचारधारा अलग है, तो आप कैसे एडजस्टमेंट करो विचारधारा को। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा था उनका इंटरव्यू, द इंडियन एक्सप्रेस अखबार में छपा था। तो वो बताते हैं कि विचारधारा होती क्या है, क्या काम आती है। विचारधारा कोई भोजन थोड़ा होता है, विचारधारा कोई रोजगार थोड़ा देती है, विचारधारा खाने का थोड़ा काम, भूख थोड़ी मिट सकती विचारधारा पे। विचारधारा का सिर्फ इतना ही काम होता है कि मेंटली स्तर पे लोगों को एकत्रित करती है, वो मानसिक तौर पे, इतना ही काम होता है विचारधारा का। हमारे लोग विचारधारा से जो चिपके पड़े हैं, मैं उनको बोलता हूँ कि जो ज़्यादा चिपक गए हैं वो रोगी भी हो गए हैं। ठीक है, विचारधारा कम आती है, ज़्यादा आती है, विचारधारा तो प्रयोग करने की चीज़ है। विचारधारा कोई अपने आप में उद्देश्य नहीं होता। विचारधारा का उद्देश्य होता है राजनीति बनाना, और विचारधारा के आधार पे कभी राजनीति नहीं बनती। यहाँ एक और पॉइंट समझना पड़ेगा। कहीं कोई साथी ये समझ ले कि हम विचारधारा के आधार पर राजनीति बना लेंगे, डेफिनेटली नहीं। राजनीति तो बनानी छोड़ दीजिए, जमानत बचा नहीं सकते, मैं दावे के साथ कहता हूँ। बेस बन जाएगा थोड़ा सा, जमानत नहीं बचेगी। अगर आपको राजनीति में जीत हासिल करनी है, विचारधारा के आधार पे बहुत थोड़ा सा वोट बनता है। सभी के पास बहुत थोड़ा थोड़ा होता है, वो हमारे पास भी हो सकता है कि बहुत थोड़ा सा वोट हो, ठीक है, वो हमारा बेस बन गया। विचारधारा के अलावा और कौन कौन से टूल्स टेक्निक्स हैं जिससे हमारी दलित राजनीति है, उसका जो एग्जिस्टेंस है, वो परफॉर्मेंस उसका जो है वो देखने लायक हो, ये सब नहीं हो रहा है। जो विचारधारा के ऊपर चिपके पड़े हैं, विचारधारा उनको देख रहे हैं कि इसी से सब कुछ हो जाएगा, वो क्या करते हैं, जिसको विचारधारा थोड़ी सी समझ में आएगी, सबसे पहले तो एक अपना संगठन बनाएगा। जिसको ज़्यादा समझ में आ गई तो पॉलिटिकल पार्टी जरूर खोल के बैठेगा वो। ये दो काम तो मैं देखता हूँ, ये मेरा अनुभव है, महाराष्ट्र में, गुजरात में, हरियाणा में, दिल्ली में, जहाँ भी, यूपी में, ये दो काम जरूर करेंगे। कम समझ में आए संगठन बनाएगा अपने गली के, मोहल्ले का, एरिया का। ज़्यादा समझ में आए राजनीति बनाएगा वो। दोनों ही बातें गलत हैं, दोनों ही बातें गलत हैं, और दोनों ही बातें नुकसानदायी हैं। मिशन को भी नुकसान देंगी, इसको खुद को भी देंगी, और दुश्मन की सहायता करेंगी। ये हमारे लोगों को समझ में इतनी जल्दी से आएगा नहीं। अगर ये चीज़ें समझनी है तो आपको सवर्णों की तरह सोचना पड़ेगा। यही समस्या है कि दलित समाज के जो युवक हैं, युवतियाँ हैं, और जो काम करने वाले लोग हैं, वो मेंटली तौर पे अपडेट नहीं है कि दुश्मन क्या कर रहा है। उसकी तरह सोचने समझने का, उसकी तरह साइकोलॉजी नहीं बना पाए हैं हम लोग।
तो ये साइकोलॉजी हमको बनानी पड़ेगी, ये साइकोलॉजी की बातें हैं। अब तो जो दुश्मन है मीडिया है, इतनी साइकोलॉजी चेंज कर दी है कि सोचने समझने की क्या टूल्स हों, क्या टेक्निक हों, किस विषय पे आपको सोचना समझना है, ये उन्होंने हैक कर लिया हमारा। वो चाहते हैं कि अभी आपको अन्ना हज़ारे पे चर्चा करनी, समय अन्ना हज़ारे पे करते, वो चाहते हैं कि अभी आपको NRC पे CAA पे चर्चा करनी, उसी पे सब्जेक्ट वो देते हैं, होमवर्क वो देते हैं, चर्चा हम करते हैं और हम समझते हैं कि हम जानकार हैं और हम समझते हैं कि हम अच्छे कार्यकर्ता हैं। अरे उसका दिया हुआ होमवर्क पूरा कर रहे हो तुम तो दुश्मन का, कहाँ जानकार हो, उसके जाल में फंसे पड़े हो सारे के सारे। यही कारण है, हताशा और निराशा भरी पड़ी। हताश और निराश लोग अलग संगठन बनाएगा, अलग पार्टी बनाएगा। दुनिया इतिहास गवाह है, मैं इतिहास का छात्र होने के साथ बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ कि हताश और निराश लोग आज तक दुनिया में कुछ नहीं कर पाए। जो अलग संगठन बनाए, चाहे पॉलिटिकल पार्टी बनाए, चाहे कोई सामाजिक धार्मिक संगठन बनाए, हताशा और निराशा से भरे हुए लोग हैं, वो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो डॉक्टर साहब, हमने देखा कि एक पार्टी जिसने एक विचारधारा, एक विशेष विचारधारा के आधार पे अपनी राजनीति की शुरुआत की और उससे पहले उसने उसी विचारधारा के आधार पे एक संगठन की शुरुआत करी, जिस संगठन ने उस पार्टी की राजनीति की नींव की शुरुआत की और आज वो पार्टी जो है सत्ता के केंद्र में बैठी हुई है। लेकिन वहीं पर दूसरी ओर जो है हम देखते हैं कि दलित राजनीति की जो विचारधारात्मक जो आधार है उसको आधार बनाकर जो दलित राजनीति ने अपनी शुरुआत की, आज वो कहीं ना कहीं बिखरी हुई दिखाई देती है। तो इसमें आप क्या कारण देखते हैं कि वो बिखरी हुई क्यों नज़र आती है? कारण कई होते हैं, मैं सारे कारणों पे चर्चा नहीं करता हूँ, मैं एक दो कारण ही लेता हूँ जो मुझे मुख्य लगता है। इसका भी जो मैंने मुख्य कारण बताया है कि ये मानसिकता बदल गई, अप टू डेट नहीं हो रहे हम। हमारे आज देखो जो पॉलिटिकल जो कार्यकर्ता हैं, हमारे राजनीतिक तौर पे काम करते हैं, उनके अंदर क्या इच्छाएं बची हैं और क्या लोगों को बता रहे हैं कि राजनीतिक तौर पे राजनीतिक अगर सत्ता हासिल करते तो तुम क्या कर सकते हो। मैं बहुत सारे कार्यकर्ताओं से मिलता हूं जो धार्मिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में काम करते हैं, लेकिन वो कोई भी एक भी ऐसा दावा, कोई एक भी ऐसी बात नहीं बता सकते कि तुम क्या करोगे। यानी कि वो ना तो उनके अंदर महत्वाकांक्षाएं बची हैं, ना ही वो लोगों के अंदर महत्वाकांक्षाएं, आकांक्षाएं, इच्छाएं जगा पा रहे हैं कि हमको राजनीति बनानी क्यों ज़रूरी है। हमारा आज का कार्यकर्ता, दूसरी पार्टियां जो गलत काम करती हैं, संविधान के विरोध में काम करती है, एट्रोसिटी करती है हमारे साथ, हमारे राइट्स हैं, हमारे सेफ गार्ड हैं कॉन्स्टिट्यूशनल, उन सब को ख़त्म करने का जो काम करती हैं, उस पर बहुत अच्छा बोल देगा, बहुत अच्छे से समझा भी देगा, लेकिन वो तो उनका दिया हुआ होमवर्क हो गया ना। आप क्या करोगे, कैसे इसको ठीक करोगे? तो आगे बढ़ने के लिए रास्ता नहीं है। अगर आपको मैं थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहूँगा, आपने भी देखा होगा कि 15 साल पहले, 10 साल पहले काशीराम जी के समय में जब काम करते थे, या बहन जी के समय में भी जब काम करते थे, तो कुछ समय पहले तक भी ये थे कि हम प्रधानमंत्री का दावा ठोकते, प्रधानमंत्री बनाएंगे हम, अपना प्रधानमंत्री बनेगा, रूल ऑफ लॉ कायम होगा देश में, कानून का राज कानून के द्वारा स्थापित होगा। ये सब चीज़ें थी, थोड़ी महत्वाकांक्षा भी जागी। लेकिन जो कार्यकर्ता है या जो नेता है, मैंने उनके भाषण सुने हैं, उनके भाषणों में मुझे कहीं पर भी कोई ये चीज़ नज़र नहीं आती है कि तुम करोगे क्या, लोग क्यों तुमको वोट दें। लोगों के अंदर जब तक आकांक्षाएं, इच्छाएं नहीं जगा पाओगे तो डेफिनेटली लोगों में उत्साह नहीं आएगा। उत्साह नहीं आएगा तो हताश और निराश रहेंगे। हताश और निराश लोग कभी कुछ नहीं कर पाए हैं। इसके बरकस अगर आप थोड़ी सी दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों को देखो 2 करोड़ रोजगार देंगे, गंगा की सफाई कर देंगे, पता नहीं क्या क्या धुआंधार हवाबाजी निकाली है, लोगों के अंदर महत्वाकांक्षाएं, इच्छाएँ जगाई हैं, लोगों ने वोट दिया है, दे करके देखो। वही मैं बोलता हूँ कि जो पॉलिटिक्स के क्षेत्र में जो काम करते हैं कार्यकर्ता, मैं तो उन लोगों को यही बोलता हूँ कि आप लोग और सीखो ना सीखो, सिर्फ बोलना सीख लो, ढंग से बोलना सीख लो। डेफिनेटली आप लोगों के अंदर इच्छाएं और महत्वाकांक्षाएं जगा दोगे, और ये जो इच्छाएं और महत्वाकांक्षी आदमी होता है कुछ ना कुछ ज़रूर कर देगा, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में, चाहे सामाजिक क्षेत्र में, चाहे धार्मिक क्षेत्र में हो। तो डॉक्टर साहब, हमने एक समय देखा जब काशीराम जी का समय था, और उस समय हमने देखा कि जो बहुजन समाज है वो एकजुटता की तरफ बढ़ रहा था, विभिन्न जातियां एक हो रही थीं, और वो समाज जो है अपने सामाजिक आधार के बल पर राजनीति के सर्वोच्च शिखर की तरफ एक तरह से बढ़ता चला जा रहा था। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि आज बहन जी का समय है, और बहन जी अपनी जो दलित राजनीति है उसका नेतृत्व संभाले हुए हैं, लेकिन आज हम वो आकांक्षाएं, वो महत्वाकांक्षाएं लोगों में नहीं देखते हैं, नेताओं में नहीं देखते हैं। क्या ये हम कहें कि बहन जी की विफलता है या कुछ और कारण है? जब मैं अप टू डेट रहने की बात करता हूँ कि दलित पॉलिटिक्स को अप टू डेट रहना पड़ेगा, उसको होना ही होगा, इसका मतलब बहन जी भी इंक्लूड इसके अंदर है।
क्योंकि पुरानी राजनीति, पुरानी बातें नहीं चल सकती। क्यों? क्योंकि सामने वाले टक्कर कंपटीशन किससे है? उन कंपटीशन वालों को देख करके हमको अपनी स्ट्रेटजी है, पॉलिसी है, उसको क्रिएट और चेंज करना चाहिए। अब सामने इतना चालाक, इतना होशियार और इतना तेज़ तर्रार हमारा विरोधी है, और हम यहाँ नैतिकता और ईमानदारी का लबादा उड़े पड़े रहे। नैतिकता और ईमानदारी से किसी को रोज़गार नहीं मिलता, किसी के ऊपर एट्रोसिटी होती है वो बंद नहीं होती। इसलिए अप टू डेट होने की ज़रूरत है, और जितना अप टू डेट होंगे उतनी ही हमारी साइकोलॉजी है वो बदलेगी। हम अपने समाज की साइकोलॉजी को भी बदल पाएंगे। दुश्मन का दिया हुआ होमवर्क उससे निकल करके हम अपना काम करेंगे, हम अपना एजेंडा सेट करेंगे, हम अपनी बातें करेंगे। जो वो दूसरे करवा रहे हैं मीडिया के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, या संसद में कानून बना करके, उन विषयों के ऊपर ना बोल करके, ठीक है वो एक संदर्भ के तौर पे एक साइड में आ तो जाएंगे वो। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि उनको छोड़ देना चाहिए, उनको लेना तो पड़ेगा, लेकिन आधार नहीं बन सकते वो। आधार हमको हमारी बात बनानी पड़ेगी। और यही काम हमको जो बड़े से बड़े जो पॉलिटिकल क्षेत्र में काम करते हैं, टॉप के जो लीडर से लेकर के एक बूथ स्तर का जो कार्यकर्ता या नेता है, उसको अपडेट होना पड़ेगा। जब तक अपडेट नहीं होंगे ये राजनीति में उभार नहीं हो सकता, क्योंकि सामने वाले अपडेट हो चुके जिनसे कंपटीशन है, बहुत आगे तक की सोच रहे हैं वो। तो अगर इतने आगे की सोचने वाले लोगों से अगर हमारा मुकाबला है तो हमको भी उनके पैरेलल तो सोचना पड़ेगा ना। और एक बड़े कार्यकर्ता हैं, बड़े नेता हैं, मैंने इनकी बात बड़ी अच्छी लगी इस विषय पे कि पता वो बोलते हैं कि अगर दलित समाज के लोगों को राजनीति में कामयाब होना है तो बोलते हैं कि कम से कम ब्राह्मण के लेवल पे सोचना पड़ेगा। अगर ब्राह्मण से 2 कदम आगे सोच लिया तो बड़ी बात है, लेकिन उसके पैरेलल जा कर के सोचना तो पड़ेगा किसी भी विषय पे, किसी भी घटना पे। और ये अपडेट नहीं हो रहे हैं। अभी जब राजस्थान के, मध्य प्रदेश के और छत्तीसगढ़ के चुनाव हुए उसमें मैंने देखा कि बीएसपी का प्रेजेंटेशन थोड़ा ठीक ठाक था, कि ऐसा तो नहीं कह सकते कि अच्छा था, ठीक था। उसमें मैंने कई लोगों ने मेरे से पूछा कि आपका इस विषय पे रिसर्च है, अध्ययन है, इस पूरा पॉलिटिकल सिनारियो में आपका क्या कहना है। तो मैं उसमें ये कह रहा था कि अगर जो बहन जी है, अगर छत्तीसगढ़ में और ये मध्य प्रदेश में और राजस्थान में तीनों जगह 3-3, 4-4 मिनिस्टर बनाए, जहाँ जहाँ उनके एमएलए आए हैं, अगर वो बना लेते हैं ये बहुत अच्छा रहेगा। और ये बहुत ज़रूरी है गवर्नमेंट में शामिल होना। अगर नहीं बनाएंगे तो डेफिनेटली पार्टी को भी नुकसान होगा, दलित राजनीति को भी नुकसान होगा, मिशन को भी नुकसान होगा, और दुश्मन को फ़ायदा होगा। मैंने कई लोगों से कहा, जो बड़े पदों पे काम करते हैं उनसे भी कहा कि आप लोगों को बाकायदा ये बात रखनी चाहिए कि इसका मतलब क्या है कि हम अप टू डेट हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि हमारा राजनीति का मॉडर्नाइजेशन कर रहे हैं हम मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। तभी तो मैं कह रहा हूँ, जो काशीराम जी कहते थे वो बात, कि हमको अपॉर्चुनिस्ट बनना पड़ेगा, हमको मंत्रिमंडल में या सत्ता के नज़दीक जाके रहना ही पड़ेगा। और दलित राजनीति सत्ता के नज़दीक जाकर के रह कर के ही वो अपना अस्तित्व बचा सकती है। अगर सत्ता के नज़दीक नहीं रहे, हमको ये नहीं देखना किसकी सत्ता है, किसका क्या है, हमको हमारे काम देखने, हमारे लोगों को बचाना, उनके लिए नीतियाँ और पॉलिसियाँ बनानी है। अगर हम सत्ता के नज़दीक नहीं रहेंगे तो डेफिनेटली हम अपने अस्तित्व के लिए लड़ेंगे। बस अस्तित्व के लिए लड़ने वाली जो लड़ाई होती है वो पहली लड़ाई होती है, और हम बहुत आगे निकल चुके हैं। पहली लड़ाई काशीराम जी लड़ चुके हैं अस्तित्व वाली। अब हमको उससे आगे की लड़ाइयाँ हैं। वो लड़ाइयाँ ये हैं कि हम योजनाएं बनाएं गवर्नमेंट में रह करके, जो सरकार के बजट का जो पैसा है उस बजट के पैसे से हमारे दलित समाज के, बैकवर्ड समाज के, माइनॉरिटी के जो लोग हैं उनको कैसे लाभ पहुंचाया जाए, उनके लिए शिक्षा के क्षेत्र में, रोज़गार के क्षेत्र में कैसे नए नए रोज़गार के अवसर पैदा किए जाए। और ये काम तभी कर सकते हैं जब सरकारी बजट का हिस्सा हमारे लोगों के ऊपर खर्च हो और सरकार की नीतियाँ और पॉलिसियाँ बनाने में हमारे लोगों का भी योगदान हो। ये होगा राजनीति का मॉडर्नाइजेशन। राजनीति का मॉडर्नाइजेशन का मतलब ये नहीं होता कि कुछ खा पी लिया, कुछ और पढ़ लिख लिया, नहीं। पॉलिसी बदलना होगा, रणनीति बदलना होगा। भले हमारा ये दलित समाज से एक ही एमएलए आता है, एक को भी मिनिस्टर बनाओ, किसी भी गवर्नमेंट हो, हम तब जाएंगे साथ, एक को मिनिस्टर बनाओ। और ऐसा पहले हो चुका है। बाबा साहब खुद अंग्रेज़ों के मंत्रिमंडल में मिनिस्टर रहे हैं और बाद में नेहरू के मंत्रिमंडल में भी मिनिस्टर रहे हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार में काशीराम जी ने बीएसपी के काफ़ी सारे एमएलएज थे, उनको मंत्री बनाया है। बाद में बीजेपी के साथ भी बनाया है। तो ये ऐसा दलित राजनीति का एक स्टेप बाय स्टेप है। वही जब वो स्टेप बाय स्टेप हम चल रहे थे ना, सक्सेस की ओर बढ़ भी रहे थे, सफलता आ रही थी हमारे आसपास। जैसे हमने इस ट्रैक को छोड़ दिया, विरोध के ऊपर खड़े रह गए, उसका विरोध, उसका विरोध, उसका विरोध करते रहे, तो विरोधी ही बन गए हैं। अपने लोगों को विरोध करना ही सिखा दिया है।
सारे यार वो क्या करते, फिर वो विरोध करते 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 विरोध का एक DNA, विरोध का एक सॉफ्टवेयर उनके अंदर ही फिट होगा, फिर हमारा विरोध करने लग, आपस में ही विरोध करने लग गए। आपस में विरोध करने से सत्यानाश हो रहा, अलग अलग संगठन बन के अलग अलग पार्टियां बन रही। इसलिए मैं सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा कि राजनीति में अगर रहना है तो सवर्णों की मानसिकता है, उस मानसिकता की तरह सोचना शुरू करो। डॉक्टर साहब, राजनीति में जो आरक्षण है वह दलित राजनीति के लिए कहाँ तक घातक साबित हो रहा है? राजनीति में जो रिजर्वेशन के जो अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 323, 332, आपने पूछा है कि वो दलित समाज के लिए कहाँ तक घातक हो रहा है। घातक वो रिजर्वेशन नहीं है, घातक ही पॉलिटिकल पार्टियां हैं। उनके माध्यम से 100-125 से ज़्यादा MLA MP चुन के जाते हैं। अब ठीक है, उन आरक्षण के जो अनुच्छेद हैं 330, 32 के माध्यम से लोकसभा में और विधानसभा में चुन के जाते हैं। जिस पॉलिटिकल पार्टी के वो MLAs और MPs बनते हैं, अब उसकी पॉलिसी क्या हो, करना क्या चाहती, करवाना क्या चाहती। घातक तो वो पॉलिटिकल पार्टियाँ नहीं कि रिजर्वेशन। अगर वो थोड़ा सा ठीक ठाक रहें, पॉलिटिकल पार्टियाँ थोड़ा सा ध्यान रखें तो डेफिनेटली ये पॉलिटिकल रिजर्वेशन है तो थोड़ा सा लाभ भी दे सकता है। और रही दूसरी बात कि ये जो रिजर्वेशन है, कई साथी बोलते हैं कि अच्छा नहीं है, इसको ख़त्म भी हो जाना चाहिए। ये खाली एक लिप प्रैक्टिस और कुछ नहीं है, क्योंकि कैसे ख़त्म कर दोगे भाई। इसके लिए तो संसद में, संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, 2/3 मेजॉरिटी चाहिए कि बहुत बड़ी चीज़ है। कई साथी तो ये ऐसे हैं कि बोलते हैं कि ख़त्म होना चाहिए, उनको ये भी पता नहीं प्रोसेस क्या है यार, कितनी बड़ी चीज़ है, संविधान के अनुच्छेदों को ख़त्म करने की बात कह रहे हो। लेकिन काशीराम जी को देखोगे आप, बाबा साहब को देखोगे तो वो उन्होंने इतना ज़्यादा महत्व नहीं दिया इस चीज़ को। अगर आपके अंदर दम है, कुछ कैलिबरिटी, कुछ कैपेबिलिटी है, राजनीति में काम करने की इच्छा शक्ति है, आपको राजनीति बनानी आती है, आप राजनीति को समझते हो, तो आप ये पढ़ा रहेगा तो भी बना लेंगे हम लोग। ये कोई ज़्यादा नुकसान वाली बात नहीं है। ऐसे काशीराम जी ने एक बार नहीं 2-3 बार बना के दिखाया हमको। अब सीखो, अगर जिसको सीखना आता है तो। अब सीखना तो छोड़ दिया है, बस विरोध करना बचा हुआ है, तो कैसे होगा ये। अब थोड़ी थोड़ी इधर उधर की कमियां देखेंगे और बस वही कमियां देख करके बहुत सारे साथी इस तरह बोलते रहते हैं। तो भाई ये कोई ज़्यादा बहुत महत्वपूर्ण चीज़ नहीं है, या कोई बहुत ऐसा कहें कि बहुत नुकसान करती है। नुकसान तो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, और वो जो पॉलिसियां बनाती हैं, लॉ बनाती हैं, वो नुकसान करती हैं। तो साहब, जैसा आपने कहा कि दलित राजनीति में आरक्षण जो है घातक नहीं है दलित राजनीति के लिए, बल्कि जो दूसरी पार्टियां हैं, उनकी जो नीतियां हैं, उनकी जो मनोदशा है, वो दलित राजनीति के लिए घातक है। लेकिन जब बाबा साहेब ने पूना पैक्ट किया था, तब उन्होंने एक बात कही थी कि अब राजनीति में चमचे और दलाल पैदा होंगे। और आज हम देखते हैं कि हमें पता है कि दूसरी पार्टियों की जो मनोदशा है, जो उनकी मानसिकता है, वो हमारे विपरीत है, वो हमारे हित में नहीं सोचते हैं, और इसीलिए वो हमारे भीतर से ऐसे लोगों को चुनते हैं जो उनके हितैषी हैं या उनके इशारों पर काम करने वाले हों। और जहाँ जहाँ हम फेल होते हैं राजनीति में, वहाँ वहाँ वो जब सफलता हासिल करते हैं तो वो ऐसा लगता है जैसे कि हमारा जूता हमारे ही सिर पर पड़ रहा हो। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? है कि पूना पैक्ट के माध्यम से ये पॉलिटिकल रिजर्वेशन आया, लेकिन एक हम अपना इंडिविजुअल एनालाइज करें, इंडिविजुअल बात करें, वो अलग है। हो सकता है कि हमारा इतना अध्ययन, इतना रिसर्च नहीं है कि इसको हम सही से साबित कर सकें, लेकिन हम मान्यवर काशीराम जी, क्योंकि उन्होंने हमारे सामने काम किया, उन्होंने कभी इसका खुल करके इतना विरोध नहीं किया। अगर ऐसी कोई बहुत बुरी चीज़ होती तो डेफिनेटली इसके ऊपर बहुत बड़ा आंदोलन चला सकते थे, बहुत बड़ा वो बातें रख सकते थे, लेकिन उन्होंने कभी इसकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। एक और अच्छी बात है, आप दर्शकों को पता होगा कि मान्यवर काशीराम जी कभी रिजर्व सीट से चुनाव नहीं लड़ते थे, और जनरल सीट से चुनाव लड़ते थे, और बोलते थे कि रिजर्व तो हमारी है ही है, आप अपनी राजनीति बनाना शुरू करो, अपना काम शुरू करो, अपना बेस बनाओ, राजनीति बनाना शुरू करो। बने बनाए लीडर हमारी तरफ आ जाएंगे, सारे के सारे बनाए हुए तो उनके हैं, हमारी तरफ आ जाएंगे, ये रिजर्व सीट है, हम जीत भी लेंगे। और बाकायदा बहुत सारी रिजर्व सीटें साहब ने जीत करके दिखाई भी हैं। पंजाब से जीती हैं, यूपी से जीती हैं, मध्य प्रदेश से जीती, राजस्थान से भी जीती हैं। तो साहब जी, ये जो अनुच्छेद है, ये जो रिजर्वेशन है, ये तो प्रयोग करने की चीज़ है। काशीराम जी ने प्रयोग करके दिखाया, हमारे पक्ष में भी हो सकता है। हमको प्रयोग करना तो छोड़ दिया, प्रयोग करने की जो प्रैक्टिस हो तो करते नहीं है। दुश्मन को बहुत बढ़िया से प्रयोग करना रहा इन अनुच्छेदों को, तो इस वजह से दुश्मन अपने हक में प्रयोग करता है, इस रिजर्वेशन को हमारे विरोध में प्रयोग करता है। तो हमको प्रयोग करना सीखना चाहिए कि आज तो हम जनरल सीटों से जीत के आए, ये रिजर्व सीटें वाले ये भी आ जाए हमारे साथ हैं। तो ये तब होगा जब हम अपनी राजनीति को थोड़ा मजबूत करें। मजबूत करेंगे तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, वो भी साथ में आ जाएंगे। तो साथियों, ये थे हमारे साथ में डॉक्टर विनोद कुमार, जिन्होंने PhD की है, रिसर्च की है अम्बेडकर विचारधारा और दलित राजनीति में, और आज उनके साथ हमने दलित राजनीति और उसके भविष्य को लेकर एक चर्चा की।
उम्मीद है कि आपको इससे ज़रूर लाभ होगा और एक दशा में आप ज़रूर पहुंचेंगे, जिससे कि बहुजन समाज को प्रगति का अनुभव होगा। और हम ये चाहेंगे कि बहुजन समाज आगे राजनीति में अपनी सत्ता की जो उसकी महत्वाकांक्षा है, जो उसकी आकांक्षाएं हैं, उसको प्राप्त करे। इसी साथ समाप्त करते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय। मेरा अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल NB News 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें, ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पहुंचा सकूं।